वीडियो। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। एंड वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो एक स्टोरी टाइम वीडियो होने वाला है। आज मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ। आज मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, एक हेल्थ कंडीशन को लेके जो मुझे पास्ट में हुई थी। एंड दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स। अगर कोई भी लड़की देख रही है तो मैं चाहूँगी कि वो एंड तक ये वीडियो देखे। एंड इस वीडियो के 3 पार्ट होने वाले हैं। पहले मैं तुम्हें अपनी स्टोरी शेयर करूँगी कि क्या हुआ था, कैसे मुझे पता चला था, मैंने क्या ट्रीटमेंट लिया था एंड ऑल। एंड सेकेंडली मैं इस कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करूँगी कि क्या होती है, कैसे होती है, क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ ना, तो थोड़ा सा ज्ञान दे दूँगी। एंड थर्ड कंक्लूज़न कि आखिर आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं पहले। सो गाइस, बात है जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, फर्स्ट ईयर सेकंड सेम में थी। ऐसे ही रैंडम डे संडे को मुझे क्या बोलते हैं, मुझे राइट ब्रेस्ट में अपने लंप फील हुआ। तो मैंने अपनी फ्रेंड मुस्कान को बताया, जो आपको बहुत बार व्लॉग्स में भी दिखती होगी। तो मैंने उसको बोला कि मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है ब्रेस्ट में लंप टाइप का। तब मैं एकदम क्लूलेस थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, लाइक ज़ीरो नॉलेज थी मुझे इसके बारे में, मुझे कुछ नहीं पता था। तो फिर मैंने उसको बताया, तो उसने बोला कोई बात नहीं, कल हम ओपीडी चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब हमें ये नहीं पता था कि ओपीडी जाके किस डॉक्टर से कंसल्ट करना है, किस डॉक्टर को दिखाना है, कुछ भी नहीं पता था। तो जो हमारा हॉस्टल है उसके नीचे जो नर्सिंग स्टाफ है कुछ वो लोग रहते थे। तो फिर मैंने वहाँ पे जाके एक मैम को बताया कि मैम ऐसे ऐसे मुझे एक लम्प टाइप का फील हो रहा है, गांठ टाइप की फील हो रही है मेरे को, तो फिर किसको जाके दिखाना चाहिए। तो वो मैम ने बोला कि कोई बात नहीं, कल तुम ऑन्को वार्ड में आ जाना, यानी कैंसर वार्ड में आ जाना तुम कल, वहीं पर ही मेरी ड्यूटी है। वहाँ पे एक मैम है और वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, वो ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। वो देख लेंगी, वो पालपेट करेंगी यानी एग्जामिन करेंगी और वो कुछ दवाई वगैरह लिख देंगी और ठीक हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में यही था कि मैं कल जाऊँगी, मैम मुझे देखेंगी और मुझे दवाई लिख के देंगी और मैं ठीक हो जाऊँगी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो फिर उसके बाद होता क्या है, नेक्स्ट डे मैं जाती हूँ मस्त। एंड जाके मैं उधर, पहली बात तो कैंसर वार्ड सुन के मेरी बहुत फटती है और उन्होंने बुलाया भी किस वार्ड में मेरे को, कैंसर वार्ड में। वहाँ सुबह सुबह मैंने भाई इतने सारे कैंसर पेशेंट देख लिए, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया पहले, उसी पॉइंट पे मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। उसके बाद जब मेरी बारी आई तो मैम ने वो जो मैम थी, जो हेड थी, वो एचओडी थी, तो उन्होंने नहीं देखा था, उनके अंडर जो डॉक्टर्स काम करते हैं एक डॉक्टर थी, फीमेल डॉक्टर थी, उन्होंने देखा था। तो उन्होंने एग्जामिन किया और फिर उसके बाद उन्होंने जो मेरी ओपीडी की स्लिप थी ना, उस पर उन्होंने डायग्राम जैसे बनाया, दो उनको जहाँ पे लंप फील हो रहा था मेरे ब्रेस्ट में, 2 लंप उनको फील हुए थे जब उन्होंने एग्जामिन किया था। तो फिर उन्होंने वो उस पर बनाया, मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि मैम मेरी ना हिस्ट्री लेने लगी, लाइक कैंसर हिस्ट्री लेने लगी, और मेरी वहाँ पे हालत ख़राब हुई। मैंने कहा यार मैं तो यहाँ पे, मुझे लगा था कि ये एग्जामिन करेंगी और क्या कहते हैं दवाई ववाई लिख के देंगी तो निपटारा हो जाएगा। एंड जैसे ही उन्होंने मेरा एग्जामिन किया ना, एग्जामिन करते हुए वो सीधे क्या बोली कि तुम्हें सर्जरी करानी पड़ेगी। भाई कसम से, तुमने अभी एग्जामिन ही किया है, कोई टेस्ट नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया, तुम डायरेक्ट बोल रही हो तुम्हें सर्जरी करानी पड़ेगी। मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया, मेरे वारे न्यारे लग गए। मैंने कहा ये क्या बोल रही है यार, मेरे आंसू में एकदम यहाँ पे आ गए थे, बिल्कुल यहाँ पे आ गए थे। अभी तो मैं बड़े हंस के बता रही हूँ, लेकिन तब मैं बहुत रो रही थी। तो उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने उनको सारी चीज़ें बताई कि मुझे ऐसे ऐसे करके फ़ील हुआ था, आज से पहले मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो मैंने ऐसे ऐसे करके उनको बताया। तो फिर उन्होंने मेरे 2 टेस्ट लिए। पहला तो उन्होंने ब्रेस्ट यूएसजी लिखा, सेकेंड उन्होंने एफएनएसी लिखा। तो यूएसजी तो आप लोगों को पता ही होगा, अल्ट्रासाउंड। एफएनएसी होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोसिस। ये बायोप्सी का छोटा भाई है, आप ऐसे समझ लो, मैं लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ आपको। तो इसमें क्या होता है, जो लंप होता है उसका बाल बराबर हम एक टिश्यू लेते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि जो लंप है, जो गांठ है, वो बेनाइन है या फिर कैंसरस है, यानी नॉर्मल गांठ है या फिर वो कैंसर वाली गांठ है, ठीक है। तो अब इससे पहले मेरे को नहीं पता था कि अगर बॉडी में कभी भी कोई भी लंप मिलता है तो उसको ट्रीट करने का एक प्रोसीजर होता है। कोई भी डॉक्टर ऐसी हवा में दवाई नहीं लिख सकता कि हाँ चलो गांठ मिली, कुछ जांच पड़ताल कुछ नहीं किया, दवाई लिख के दे दी, ऐसा नहीं होता। मुझे नहीं पता था पहले, मैं पहले यही सोचती थी हाँ ठीक है, मैं मेडिकल बोल रही हूँ, हाँ मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मेडिकल वाले में। बट मुझे इतना उस टाइम नॉलेज नहीं था, क्योंकि मेरे को कॉलेज का फर्स्ट ईयर ही था।
तो फिर क्या होता है कि मैम ने मतलब मेरे को बोला कि यूएसजी वगैरह करके करवा लो तुम और अपनी एफएनएसी करा लेना। उसके बाद जो रिपोर्ट्स आएगी उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि आगे क्या ट्रीटमेंट करना है। अब वैसे होगी तो तुम्हारी सर्जरी ही, ये भी वो साथ में बोल रही थी। तो ये सुन के तो मेरी और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। लाइक लिटरली मैं वार्ड से बाहर निकली हूँ, मैंने ड्रेस पहनी हुई है एप्रन वेप्रन जो हमारी कॉलेज की ड्रेस होती है वो, और जिससे मैं बाहर निकली हूँ इतने सारे पेशेंट हैं, इतने सारे अटेंडर हैं, एक बेंच में थोड़ा सा स्पेस था, मैंने एक आंटी को थोड़ा सा ऐसे करके खसकाया, इधर से एक अंकल को थोड़ा सा करके खसकाया, बीच में थोड़ी सी जगह बनाई और मैं वहाँ बैठ के फूट के रोने लगी। और वो लोग मुझसे पूछ रहे कि बेटा क्या हो गया, बेटा क्या हो गया। वो सोच रहे कि यार इसने वाइट एप्रन पहना हुआ है तो मतलब कुछ हो गया, मेडिकल प्रोफेशन वाली कोई बन गई, ये क्यों इतना रो रही है। अब मेरे साथ मुस्कान थी वो क्या ही एक्सप्लेन करती लोगों को यार। मतलब मेरी उस टाइम बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। देखो मैं कितना हंस के बता रही हूँ, लेकिन तब मैं बहुत रो रही थी। फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं अपने यूएसजी कराने के लिए गई और एफएनएसी उस दिन नहीं हुआ था मेरा, उसके नेक्स्ट डे मैंने एफएनएसी कराया था। क्योंकि एफएनएसी कराने में मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मेरे को मैम ने ऐसे समझाया नहीं था उन्होंने मुझे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोला था जाके तुम अपनी सुई की जाँच कराओ। मतलब मेरे तो सुई सुन के मतलब मेरे सुई सुन के मेरे को डर लग गया यार। सुई लगाने में और लगवाने में ना अंतर होता है, ठीक है। तो ऐसा हुआ, ठीक है। तो मैंने उस दिन अपना यूएसजी कराया। तो जिस दिन मैं अपना यूएसजी कराने के लिए गई, तो जब मैंने अपना यूएसजी कराया तो मेरे को पता चला कि मेरा जो राइट ब्रेस्ट है उसमें 3 लम्प हैं और तीनों का ही साइज़ काफ़ी मतलब ज़्यादा है। लाइक 2.5 सेंटीमीटर, 3 पॉइंट समथिंग ऐसे ऐसे करके था। अभी तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितना कितना मतलब उनका डायमीटर क्या क्या था। तो मतलब इतना ही था, मतलब लंप का साइज़ बड़ा था, मल्टीपल लंप थे। तो ये वैसे भी सर्जरी का ही केस बन गया था। जैसे जिन्होंने मेरी यूएसजी करी थी उन्होंने भी मेरे को डायरेक्टली यही बोल दिया था कि बेटा तुम्हारी होगी तो सर्जरी ही। तो फर्स्ट डे ही मेरे को दो डॉक्टर बोल रहे हैं कि बेटा होगी तो तुम्हारी सर्जरी। तो मैं तो मेंटली एकदम मतलब वो हो गई थी मेरे, मतलब मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रही थी। मेरे दिमाग में यही चल रहा था सर्जरी सर्जरी यार। कल तक तो मैं एकदम नॉर्मल थी, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। मैं बहुत रोई हूँ उस दिन में, लाइक ज़िंदगी में पहली बार इतना रोई होंगी। उसके बाद फिर क्या होता है कि नेक्स्ट डे जैसे तैसे मतलब मैंने घर पे बताया सबको। फिर मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी वही एफएनएसी वाला जो एग्ज़ाम जो मतलब टेस्ट था वो करवाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे को वैसे भी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि यार मम्मी पापा कोई थे नहीं यहाँ पे। मेरे को सच में बहुत ज़्यादा डरी हुई थी मैं। बट फिर भी मेरी एक सीनियर है, मतलब मेरी सुपर सीनियर है बॉस, उनको मैंने बताया था, वो मेरे साथ गई थी, मुस्कान गई थी मेरे साथ में। तो मैंने अपना एफएनएसी का टेस्ट कराया था यहीं पर ही अपने कॉलेज में। यूएसजी भी मैंने अपने कॉलेज में कराया था। मतलब ये सारा जो भी ट्रीटमेंट मेरा अभी तक जो भी कुछ चल रहा था वो सब मेरे कॉलेज में ही चल रहा था। तो उसके बाद क्या होता है, मैंने अपना एफएनएसी करवाया था। जो एफएनएसी की रिपोर्ट होती है ना वो 7 दिन बाद आती है। तो अब तक सब कुछ मतलब जब तक एफएनएसी नहीं हुआ था, जब तक एफएनएसी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। कोई भी मेरी दवाई स्टार्ट नहीं हो सकती, मतलब कोई कंक्लूजन ही नहीं हो सकता, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि वो जो लंप है वो मतलब बेनाइन है या कैंसरस है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो 7 दिन तक मैंने वेट किया और वो 7 दिन मेरी लाइफ के सबसे घटिया दिन थे, बिकॉज आई वॉज ओवर थिंकिंग लाइक हेल्प। मैं तो कुछ भी सोचे जा रही थी। मतलब मैंने ना अपने वर्स्ट केस सिनेरियो में भी नहीं सोचा था कि सर्जरी करानी, मतलब सर्जरी का कोई मेरे को बोल देगा इस चीज़ का, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी नॉर्मल था ये। तो फिर 7 दिन बाद क्या कहते हैं एफएनएसी की रिपोर्ट आती है। तो उस रिपोर्ट में बड़ा बड़ा लिखा हुआ था फाइब्रो एडिनोमा। मैंने ज़िंदगी में इस टर्म को नहीं सुना, मुझे पता ही नहीं ये क्या होता है, ये किस बलाई किस बीमारी का नाम है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। उसके बाद मैं अपनी रिपोर्ट ले गई, बट थैंक गॉड कि वो मतलब अब मैं बताती हूँ क्या होता है फाइब्रो एडिनोमा। फाइब्रो एडिनोमा एक बेनाइन लंप होता है, बेनाइन ट्यूमर आप बोल सकते हो। मोस्टली जो रिप्रोडक्टिव एज में जो गर्ल्स होती हैं उनको होता है, लाइक 13 से आप समझ लो 24-25 की एज में जो गर्ल्स होती हैं उनको ही होता है। एंड नॉन कैंसरस होता है और इसके ब्रेस्ट कैंसर में डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ये मतलब अभी के लिए इतना जान लो, आगे मैं और इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो मेरे को मतलब उस टाइम मेरे को पता चला। तो फिर जब मैंने मैम को दिखाया तो मैम बोलती कि कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, तुम मतलब ये वो नहीं है जैसा हम लोग सोच रहे थे। तो फिर मैंने बोला मैम अब करवाना क्या है, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, दवाई खा के सही हो जाएगा, ये क्या होगा। तो वो बोलती हैं बेटा कराना तो तुम्हें ऑपरेशन ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं फिर रोई कि मुझे एक चीज़ की खुशी थी कि ठीक है अब वो तो नहीं है ये, एटलीस्ट अब ऑपरेशन कराना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को जो है मतलब कैंसर वार्ड से मेरे को उधर रेफ़र कर दिया था।
क्या बोलते हैं सर्जरी वार्ड में रेफ़र कर दिया था कि अब जाके सर्जरी वाले डॉक्टर को दिखाओ। तो मैंने वहाँ पे फिर सर्जरी वाले डॉक्टर को दिखाया, तो वो मुझसे बोलते हैं कि बेटा देखो ये कोई इतना कोई सीरियस नहीं है ये मैटर, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जब सर्जरी करवाना चाहो तब तुम सर्जरी करवा सकती हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ये है वो है फलाना 75 तरीके की बातें उन्होंने मेरे को बोल दी। तो मैं चली गई एकदम डिलेमा में कि मैं अपनी सर्जरी करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। अब ये जो चीज़ है ये सीरियस है या नहीं है। एक तो मेरे दिमाग में मेन चीज़ जो थी वो ये थी कि मेरे को मतलब मल्टीपल लम्प्स थे, ऐसा नहीं था कि मेरे को एक है, मेरे को 3 लम्प्स थे। तो मेरे को पता था अंदर ही अंदर कि मेरे को करानी सर्जरी ही पड़ेगी, ये कोई दवाई वगैरह खा के तो ठीक नहीं होगा। तो उसके जस्ट बाद मेरे आई थिंक इंटरनल्स वगैरह कुछ होने वाले थे, तो मैंने जो मतलब क्या है अपनी सर्जरी मैंने पोस्टपोन कर दी। मैंने सोचा बाद में करवा लूँगी। उसके बाद मैं फिर अपने घर गई, वहाँ पे मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, तो फिर उन्होंने भी मेरे को ऐसे एग्ज़ामिन वगैरह किया। वहाँ पर भी मैंने मतलब अच्छे डॉक्टर थे, उनको भी मैंने दिखाया। तो वो बोलते हैं कि बेटा करानी तो तुमको सर्जरी ही पड़ेगी। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो मेरे को ऐसा लगने लगा था कि भाई मैं दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास चली जाऊँ, सब मेरे को यही बोल रहे हैं कि करानी तुमको सर्जरी पड़ेगी। तो मुझे लगता है अब मैं क्या ही करूँगी और डॉक्टर के पास जाके, जवाब मुझे पता ही है क्या ही होगा। तो फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है कराएंगे, सर्जरी ही कराएंगे, बट मेरे को मेंटली उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, बिकॉज मतलब थोड़ा टाइम लगता ही है इसमें। देन उसके बाद क्या होता है कि मतलब मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में बताया कि मतलब है कोई अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर है, उनको दिखा लो क्या पता ठीक हो जाए। तो फिर मैं उनके भी पास गई थी, और उनके पास जब मैं गई तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम 6 महीने इस दवाई को खाओ, ठीक है, जब तक तुम अपनी सर्जरी नहीं करवा रही हो, जब तक तुम अपनी सर्जरी पोस्टपोन कर रही हो, तब तक तुम 6 महीने इस दवाई को खाओ। देखो ये तो मैं नहीं कह सकता कि जो मतलब गांठ है उसका साइज़ कम हो जाएगा, बट जितना है उतना रहेगा। और मतलब बढ़ेगा नहीं, है जितना है उतना ही रहेगा। तो मैं उस टाइम के लिए थोड़ी सी रिलैक्स हो गई। मैंने 1 महीना मैंने 1 महीना उनकी दवाई को खाया। उसके बाद मैंने फिर फॉलो अप लिया, मतलब उन्होंने बोला कि टेस्ट वगैरह करवाती रहना। तो उसके बाद मैंने 1 महीना दवाई खाई थी। उसके बाद मैंने फिर दोबारा से मैं अपना यूएसजी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई। तो मैंने जिन मैम से अपना अल्ट्रासाउंड कराया था ना, तो मैंने उनको बताया कि मतलब मैंने इतने सारे डॉक्टर को दिखा लिया, सब मेरे को एक ही चीज़ बोलते हैं कि तुम्हें सर्जरी करानी पड़ेगी ये वो। तो कहती हैं कि तुम पागल हो क्या, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें सर्जरी कराने की, कोई नहीं करवाता इसकी सर्जरी, ये तो अपने आप डिज़ोल्व हो जाती हैं, ये है वो है, किसने तुम्हें सजेस्ट किया, ये डॉक्टर भी ऐसे ही होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो ये मैं नहीं बोल रही, ये वो डॉक्टर ही बोल रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने कहा यार मेरे को इतना पागल बनाया, मैं पता है कितना डर गई थी। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम वो जो दवाई खा रही हो ना होम्योपैथिक वाली, वो खाती रहना और क्या कहते हैं फॉलोअप करवाती रहना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम तक थोड़ा सा चिल हो गई थी कि चलो ठीक है, मे बी शायद मुझे सर्जरी ना करवानी पड़े, मैं नहीं करवाऊँ सर्जरी, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे दिमाग में मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी। बट कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड रहता ही था हमेशा कि शायद मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी। मतलब आउटर आउटर मैं बहुत हंसती रहती थी, लोगों के साथ एंजॉय करती थी, बट मेरे दिल के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ चलती थी, सर्जरी 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 सर्जरी। तो मतलब ऐसा था, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचती थी, सोचना नहीं चाहती थी, बट मैं सोचती ही रहती थी हमेशा उसके बारे में। और शायद इसलिए भी क्योंकि मैं घर से बहुत दूर थी, कोई यहाँ पे इतना था नहीं जो समझा सके। बट जो मतलब मेरा पूरा जो ये वाला फेज़ था, जो मुझे पता चला, उसके बाद मैं जितनी बार भी किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करने जाती थी, या मेरा XYZ कोई भी डायग्नोसिस होता था, या मुझे कभी भी जाना पड़ता था दिखाने के लिए, तो उस टाइम पे मुस्कान मेरे साथ होती थी हमेशा। तो इस पूरे टाइम में अगर किसी इंसान ने मुझे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया है तो वो मुस्कान ही है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दिखती भी होगी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि 6 महीने का मैंने ऐसे वो मतलब 6 महीने बाद, क्योंकि वो जो मैम थी ना उन्होंने मुझसे बोला था कि 1 महीने तुम कोई भी दवाई खा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो अब तुम आना तो 6 महीने बाद आना, मतलब 6 महीने में तुम फॉलोअप लेती रहना अपना। तो मैंने बोला ठीक है, अब मैं 6 महीने बाद आऊँगी। तो मैं कुछ अक्टूबर नवंबर के आसपास मैं वापस गई थी अपना फॉलोअप लेने के लिए। एंड सरप्राइजिंगली
मैं दवाई भी खा रही थी और इवन मैंने अपनी डाइट को भी काफ़ी ज़्यादा हद तक ठीक कर लिया था। एक मतलब जंक फूड वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था मैंने, और एक्सरसाइज वगैरह भी मैं सब कुछ कर रही थी, और पॉजिटिव भी सोच रही थी मैं। सब कुछ काफ़ी हद तक मैंने चेंज कर दिया था अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा बहुत। बट स्टिल जब मैं अपना फॉलोअप कराने के लिए गई, USG कराने के लिए गई, तो मैं क्या पाती हूँ कि जो तीनों सिस्ट हैं, जो तीनों लंप हैं, उनका साइज़ बढ़ गया है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक का बड़ा है, तीनों का बढ़ गया, 0.5 भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मतलब एक बार को साइज़ जितना है उतना का उतना रहे तो मेरे लिए मतलब ये चीज़ बेरेबल है। बट लेकिन भाई तीनों का साइज़ एक साथ कैसे बढ़ सकता है, ये कैसे हो सकता है, जबकि मैं तो दवाई भी खा रही हूँ। तो फिर उसके बाद वो जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम था, उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे को करानी सर्जरी है, और अब मेरे को जल्दी से जल्दी ही करानी है। तो उसके जस्ट बाद ना मेरे आई थिंक सेकेंड सेमेस्टर में, मतलब कंफर्म नहीं हो सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर, मुझे इतना याद नहीं है मतलब एक्यूरेटली। तो मेरे मतलब कुछ फाइनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होने वाले थे, तो मैं यार रिस्क नहीं ले सकती थी। तो फिर मैंने मतलब सोचा कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम मेरे अच्छे से चले जाएँ, उसके बाद मैं अच्छे से सर्जरी करा लूँगी। तो फिर मेरे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद मैं वापस घर गई थी, और होली के टाइम की बात थी। तो मैंने फिर वहाँ पे अपने ही होम टाउन में मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया था एक डॉक्टर को। तो उन्होंने मेरे को देखा, और एग्जैक्टली उन्होंने भी मेरे को एग्ज़ामिन किया, और उन्होंने एग्ज़ामिन करते ही, मतलब मेरा ब्रेस्ट एग्ज़ामिन करते ही उन्होंने मेरे को सीधे बोल दिया कि बेटा करानी तेरे को सर्जरी ही पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस वर्ड को सुन के सरप्राइज़ नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो उसके बाद उन्होंने मेरा थोड़ा मतलब एडवांस लेवल वाला USG करवाया, ताकि उनको एक्यूरेटली पता चल सके कि वो जो लंप है कि वो कहाँ कहाँ पर, उनकी लोकेशन वगैरह क्या है, और एग्जैक्टली उनका साइज़ क्या है। तो उसी दिन उन्होंने उस दिन मेरा USG वगैरह भी हुआ था, और FNAC वगैरह कराने का कोई पॉइंट नहीं बनता था, क्योंकि ऑलरेडी मैं FNAC करवा ही चुकी थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि तो सर्जरी करानी पड़ेगी। तो आई थिंक होली होली के एक दिन पहले मैं गई थी वहाँ पे, और बीच में होली पड़ रही थी, उसके नेक्स्ट डे मेरा ऑपरेशन था। तो उसके नेक्स्ट डे में मतलब मेरी सर्जरी हुई थी। ऑपरेशन बोलना तो मेरे को बहुत थोड़ा अजीब लगता है, सर्जरी हुई थी बात दोनों एक ही है वैसे। तो उसके नेक्स्ट डे मेरी सर्जरी हुई थी, एंड सरप्राइजिंगली मतलब मैंने इतनी बार अपना USG कराया है, ऑलमोस्ट मैंने 3 या 4 बार तो अपना USG कराया ही होगा। हमेशा USG में सिर्फ 3 लंप आते थे, 3 ही हमेशा आती थी वो लंप वगैरह। बट जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो 5 लंप निकले। मैं तो सरप्राइज़ हो गई। वैसे मैं आधे एनेस्थीसिया के नशे में थी लेकिन जब मुझे पता चला कि मतलब ऐसा कुछ है एक्चुअली, मतलब वो जो 5 लम्प थे ना, वो अलग अलग नहीं थे, लाइक वो ना कनेक्टेड थे आपस में। जैसे कि एक लम्प है, उसके पीछे ऐसे करके एक लम्प कनेक्टेड है, उसके पीछे एक और ऐसे करके लम्प कनेक्टेड है। तो ऐसे करके 3 लम्प कनेक्टेड थे, और मतलब जुड़े हुए थे आपस में। वो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं मतलब ऐसे आप समझ जाओ, ऐसे करके था, ठीक है। जब मैंने उसकी फ़ोटो देखी तो मैं सच में बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि ये चीज़ मेरी बॉडी में थी। मतलब मेरे को थोड़ा सा ऐसा अजीब सा हो गया था बहुत ज़्यादा। बट हाँ, और मतलब सर्जरी तो मेरी काफ़ी अच्छे से हुई थी, क्योंकि जो डॉक्टर थे वो बहुत अच्छे थे। एंड सबसे मेन चीज़ क्या कि ये जिन डॉक्टर से मैंने अपनी सर्जरी कराई थी ना, उससे पहले मैं जितने भी डॉक्टर से मिल रही थी, मुझे मतलब अंदर से ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि हाँ मुझे इस डॉक्टर से सर्जरी करवानी चाहिए। उससे एक इन डॉक्टर से सर्जरी करवाने से पहले भी मैं एक बार एक डॉक्टर से सर्जरी करवाने वाली थी। तो वो मुझसे कहते हैं कि हाँ ठीक है, कर देंगे तुम्हारा ऑपरेशन, बट देखेंगे कि हम कितने लम्प निकाल सकते हैं, शायद एक दो निकाल दें। मैंने कहा मतलब ये क्या बात है, मतलब ऑपरेशन भी करोगे, शरीर भी खोलोगे, और फिर बोल रहे हो कि जितने निकाल पाएंगे हम उतने लम्प निकाल देंगे, बाकी देखते हैं क्या। भाई क्या देखते हो यार, मतलब मैं तो उनके जवाब से बहुत हैरान हो गई थी कि मतलब कैसा मुझे जवाब दे रहे हैं। तो उसके बाद तो मैंने सर्जरी के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था। बट हाँ, ये डॉक्टर जो थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी सर्जरी भी करी थी। और मतलब मेरे मन के अंदर जो भी डाउट थे इस पर्टिकुलर कंडीशन को लेके, वो मैंने सारे डाउट क्लियर करे अपने, और सारा सब कुछ पूछा। तो उन्होंने मेरे सारे डाउट क्लियर करे, और मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट थी, तो मुझे काफ़ी अच्छे से वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे। और इस टाइम पे मैं चीज़ें काफ़ी मैच्योरिटी से हैंडल कर रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उससे पहले मेरे अंदर मैं सिर्फ एक पैनिक मोड में थी कि अब क्या होगा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, कौन ही ऐसा सब घटिया इमेजिन करता है। अभी तो मैं बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल और चिल वे में बता रही हूँ, लेकिन उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा
डर गई थी एंड जब मेरी सर्जरी हुई थी तो मैं आपको इस सर्जरी के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली जो फाइब्रो एडिनोमा की सर्जरी होती है, चलो सर्जरी के बारे में क्या बताती हूँ मैं आपको, अब इस कंडीशन के बारे में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो फाइब्रो एडिनोमा होता है वो एक बेनाइन ट्यूमर होता है, आप बोल सकते हो ये एक बेनाइन ट्यूमर होता है। मोस्टली रिप्रोडक्टिव एज में ये गर्ल्स की बॉडी में मिलता है और बहुत कॉमन है। जैसे आजकल पीसीओडी पीसीओएस कॉमन हो गया, वैसे ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया। बट कॉमन है इसका मतलब ये नहीं है कि आप चिल हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, सबको हो रहा है आपको हो गया तो आप एकदम नॉर्मल हो जाओगे कि कोई बात नहीं, नॉर्मल चीज़ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ब्रेस्ट में कभी भी कोई भी लम्प महसूस होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाना है, कंसल्ट करना है और अपना एफएनएसी तो ज़रूर करवाना है। अब जो फाइब्रो एडिनोमा होता है वो ना 2 टाइप का होता है, पहला तो सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स। जो मेरे को था वो कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स वाला था। और जब मैंने पढ़ा कॉम्प्लेक्स वाले के बारे में तो उसमें ये आया था कि जो कॉम्प्लेक्स वाला फाइब्रो एडिनोमा होता है उसके ब्रेस्ट कैंसर में चेंज होने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी मतलब वो थोड़े हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंपल वाला। सिंपल वाला क्या होता है कि आपको सिर्फ एक लंप है आपके ब्रेस्ट में, और जो मेरा वाला था मेरे को एक ही ब्रेस्ट में 5 लंप थे, आपस में वो कनेक्टेड थे, दैट्स वाई दे आर कॉम्प्लेक्स फाइब्रो एडिनोमा। एंड हाँ, जो फाइब्रो एडिनोमा की सर्जरी होती है जो मतलब मेरी हुई थी वो थी एक्सेप्शनल बायोप्सी, मतलब वो एक तरीके की बायोप्सी थी। और उसके बाद मतलब वो सारी जो भी मतलब जो लंप वगैरह था वो फिर फर्दर बायोप्सी में गए थे। एक बार तो मैंने पहले एफएनएसी कराया था, उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ था उसके बाद वो फिर से बायोप्सी में गए थे। एंड जो मेरी बायोप्सी की रिपोर्ट थी वो 12 दिन बाद आई थी। 12 दिन बाद आई थी या 1 हफ्ते बाद आई थी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, कुछ 12 या 1 हफ्ते बाद ही आई थी। एंड वो 12 और 1 हफ्ते मेरे कैसे गए थे वो मैं ही जानती हूँ। वो मेरी ज़िंदगी के सबसे घटिया दिन थे क्योंकि मैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करती थी। मुझे लगता था पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जब एफएनएसी कराया था तब तो कुछ पता ही नहीं था ना कि वो लंप कैसे है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, क्या है, कुछ भी नहीं पता था, कोई आइडिया ही नहीं था उसके बारे में। अब तो देख ही लिया था अपनी आंखों से कि क्या है वो, कितना डेंजरस सा दिख रहा था, अजीब सा। तो मुझे लग रहा था पता नहीं क्या ही होगा, बट थैंकफुली वो कॉम्प्लेक्स फाइब्रो एडिनोमा था। और सर्जरी कराने के बाद मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल रही थी कि अच्छा हुआ मैंने ये डिसीजन लिया, सर्जरी कराई अपनी। एंड सर्जरी काफ़ी अच्छे से हुई थी, मैं 15 दिन बाद रिकवर भी हो गई थी पूरा का पूरा अच्छे से। तो या ये थी मेरी पर्सनल स्टोरी। एंड वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा यही था कि मैं लोगों को बता सकूं, स्पेशली गर्ल्स को मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकूं कि आपका बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में जानना, क्योंकि शायद मुझे हुआ है, कल को किसी और को भी हो सकता है। और जब मुझे हुआ था तब मैं इस चीज़ के बारे में बहुत ओवर थिंक करती थी, बिकॉज मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, कोई अच्छे से बताने वाला नहीं था। मुझे ये सारी चीज़ें इधर उधर से लोगों से पूछ पूछ के, डॉक्टर से, मतलब मैंने इतने सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया ना कि मैं बता नहीं सकती। और बहुत ऑनलाइन मैंने मतलब पढ़ा भी इसके बारे में, और यूट्यूब पर भी मैं वीडियोस देखती रहती थी, बट मुझे कभी कोई वीडियो ऐसी नहीं मिलती थी जिसे सुन के मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ। तो आई थिंक तो फाइनली कंक्लूजन के बारे में बात करती हूँ कि अगर आपको आपकी बॉडी में कभी भी कोई भी लम्प महसूस होता है तो आपको ज़्यादा तुर्रम खां नहीं बनना है, खुद डॉक्टर मत बन जाना। और प्लीज़ चैट जीपीटी को बिल्कुल भी मत करना, कतई मत करना। और ऑनलाइन भी जाके ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाना, अच्छे डॉक्टर के पास जाना, इधर उधर किसी भी झोला छाप डॉक्टर के पास मत जाना, वो मतलब आपकी टेंशन और ही बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आपने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और पैनिक मोड में बिल्कुल भी नहीं जाना, बिकॉज़ ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको अच्छे से हैंडल किया जा सकता है, इसमें इतना डरने वाली बात नहीं है। जब आपको प्रॉपर नॉलेज होती है ना तो आपको इतना डर नहीं लगता है। मैं इतना ज़्यादा घबराई और डर इसलिए गई थी क्योंकि मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। मैं लाइफ में पहली बार फाइब्रो एडिनोमा के बारे में सुन रही थी, जान रही थी। जब मैंने जैसे जैसे मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे डर बहुत कम लगने लगा। मुझे लगा यार ये एक नॉर्मल चीज़ है, मुझे हुई है, किसी और को भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। क्योंकि बेसिकली ये होती इसलिए है आपके लाइफ स्टाइल की वजह से। जिसका लाइफ स्टाइल ख़राब है, जो कुछ भी अंटी शंटी चीज़ें खा रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो ये उनको हो सकता है। एंड जो उसका मेन रीज़न है वो यही है कि मतलब क्या कहते हैं, बॉडी में जो हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है उसकी वजह से ये ज़्यादा होता है। और ना एग्जैक्ट कॉज इसका पता ही नहीं है। जस्ट जो मैंने पढ़ा था तो एक कोई हार्मोन था, इस्ट्रोजन हार्मोन जब बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से ये मतलब लम्प वगैरह बनते हैं,
ये तो मेन रीज़न था इसका। एंड या अगर आपको होता है तो आपको जाके डॉक्टर को दिखाना है, पैनिक मोड में बिल्कुल भी नहीं जाना है और चैट जीपीटी बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड अपना ध्यान रखें अच्छे से कि आप लोग अपना ध्यान रखेंगे एंड अपनी हेल्थ को लाइटली तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी हेल्थ को थोड़ा सा लाइटली ले लिया था, शायद इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ। कहीं ना कहीं तो लाइफ के फेज़ में मैंने अपनी हेल्थ को लाइटली लिया ही था, तो इसलिए शायद ये सब कुछ हुआ। तो मैं यही बोलूँगी कि आपको अपनी हेल्थ को सीरियसली लेना है। कोई भी बॉडी में बड़ी चीज़ होती है ना, उससे पहले बॉडी आपको बहुत सारी साइंस देती है। इट्स जस्ट दैट कि हम मिडिल क्लास लोग जो हैं ये सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें टेस्ट करवाने से बहुत डर लगता है। उसका मेन रीज़न यही होता है कि अगर हमने टेस्ट करा लिया तो हमें कुछ ऐसा पता चल जाएगा जो शायद हम जानना नहीं चाहते, इसलिए हम उस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं। बट वो चीज़ आपने सुनी होगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एंड फाइनली मेरे को सर्जरी कराए हुए 1 साल होने वाला है। 1 साल से कुछ 1-2 महीना ऊपर हो गया। मैंने होली के टाइम पे करवाया था। एंड उसके मेरी सर्जरी कराने के बाद ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। एंड आज मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल हंसती खिलती मौजूद हूँ। एंड भगवान करे मैं ऐसी ही रहूँ। टच वुड। एंड ऐसे मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, बहुत सारा प्यार देते रहिए। बाय बाय।